Hello students. So today we are going to start another topic. Name is balancing of reciprocating masses in a single cylinder engine. ठीक है. अब जो आज का टॉपिक है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपने जितने लास्ट के टॉपिक डिस्कस किए थे. ठीक है. लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस इन सेम प्लेन एंड बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस इन डिफरेंट प्लेन. और उसमें हमने दोनों मेथड पढ़ी थी, एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड, दोनों को स्टडी किया था. उसी तरह अब जो टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें से एक न्यूमेरिकल एटलीस्ट आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आती ही है और आपके गेट एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं. तो ये जो टॉपिक है वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. तो अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस इन अ सिंगल सिलेंडर इंजन. ठीक है. अब जैसे कि आपके पास सिंगल सिलेंडर इंजन का डायग्राम देखिए है यहाँ पे. इस डायग्राम में आपके पास कौन कौन से पार्ट हैं देखो. जैसे कि ये है आपका क्रैंक. ठीक है. ये है आपका कनेक्टिंग रॉड अटैच विथ पिस्टन एंड क्रॉस हेड. ठीक है. तब ये है पिस्टन. अब पिस्टन क्या होता है? कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्या अटैच्ड होता है. जब आपकी क्रेन जो होती है वो रोटेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रखा हुआ है. तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है आपका क्रेन, तो इस दौरान आपका जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है. इन शॉर्ट हम ये बोलना चाहते हैं कि आपका रोटरी मोशन कन्वर्ट होता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन. तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो डिस्कशन किया था कि बैलेंसिंग मीन्स आप क्या करते हो, अनबैलेंस्ड फोर्स के रिस्पेक्ट में कोई भी कोई भी मास जो होता है उसको बैलेंस करते हो. बैलेंस करने के बाद उसको आप कंप्लीट कन्फिगरेशन करते हो तो वो पूरी तरह से बॉडी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि आपका क्रैंक रोटेट करता है. तो इसके कारण क्या होगा कि आपका पिस्टन फोर्स जो कि क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपका क्रिएट करेगा. इसके दौरान क्या होगा, इसमें कुछ इनर्शिया इफेक्ट डेवलप होगा. इनर्शिया इफेक्ट क्या होता है कि जो एक्सलरेशन जो फोर्स होता है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम इनर्शिया इफेक्ट. ठीक है. तो अभी वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ. पहले तो ये बताता हूँ कि ये आपकी क्रेन, जब क्रेन रोटेट करती है मीन्स रोटेशन करती है, तो आपका पिस्टन क्या करता है, इस डायरेक्शन में मोशन करता है, इस डायरेक्शन में. ठीक है. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन टुवर्ड दिस सेंटर की ओर हो जाएगा, लेकिन इसके अपोजिट एक इनर्शिया फोर्स भी इंड्यूस्ड होगा. तो इनर्शिया फोर्स क्या होगा, वो इसके जस्ट अपोजिट होगा. जो मोशन आपका होगा उसके जस्ट में एक इनर्शिया फोर्स भी एक्ट होगा. और यही इनर्शिया फोर्स क्या होगा, आपका एक तरह से डिस्टर्बिंग फोर्स होगा, जिसके कारण आपका ये जो अनबैलेंस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सलरेशन ऑफ पिस्टन. तो पिस्टन का एक्सलरेशन कितना होता है, उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है. वो इक्वेशन ये है, और स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. ये इक्वेशन होता है एक्सलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन, जहां पर आर है रेडियस ऑफ क्रेन, जहां पर ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रेन, और आपका जो एन है इसको बोलते हैं हम ऑब्लिगेटी रेशियो. और ऑब्लिगेटी रेशियो क्या होता है, वो होता है आपका एल अपॉन आर. ये रेशियो एक स्टैंडर्ड रेशियो होता है. जहां पर हम जब कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस समय हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ती है. तो इक्वेशन में क्या होता है, एन मीन्स ऑब्लिगेटी रेशियो इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, इसको आप कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हो, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड अपॉन रेडियस ऑफ क्रेन. क्लियर. सो आपके पास ये इक्वेशन होती है. सो फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, मास इंटू एक्सलरेशन. मास इंटू एक्सलरेशन. तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास जो कि आपके पास एम है, और ए को रिप्लेस कर देंगे हम इस टर्म से, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन. तो इससे हमने इसको रिप्लेस किया. तो देखिए हमारे पास फोर्स की इक्वेशन मिली. ये फोर्स की इक्वेशन हमें क्या मिली, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन. और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो फोर्स की जो वैल्यू होती है मीन्स
बोल सकते हैं ना कि इसका जो मोशन होता है, किसका मोशन, आपकी क्रैंक रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो इससे इफेक्ट क्या होता है कि आपका पिस्टन इस तरह मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो इधर डायरेक्शन में मोशन जा रहा है वो किधर की ओर जा रहा है, टुवर्ड द सेंटर की ओर जा रहा है। तो ये हो गया आपका एक फोर्स लग रहा है, लेकिन इसका इनर्शिया इफेक्ट क्या होगा, ये जस्ट इसके अपोजिट में होगा। तो इनर्शिया इफेक्ट क्या होता है, वो होता है आपका एफ आई, ये होता है आपका एफ आई, इसको बोलता है इनर्शिया ऑफ फोर्स। तो इनर्शिया ऑफ फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो आपने अभी फोर्स की वैल्यू निकाली मास इनटू एक्सलरेशन, जस्ट इसी की वैल्यू होती है, बट इसका जो साइन होता है, जो इसका डायरेक्शन होता है, अगर ये फोर्स की वैल्यू की हम बात करें तो मास इनटू एक्सलरेशन, तो ये फोर्स की वैल्यू किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। अगर हम इनर्शिया फोर्स की बात करें तो इनर्शिया फोर्स की वैल्यू इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस दौरान हम इस इक्वेशन को एफ आई इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन, इस टर्म्स में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई में इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो आपको इक्वेशन के 2 पार्ट्स मिलेंगे। मतलब इस इक्वेशन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और दूसरा है आपका एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा अपॉन एन। तो स्टूडेंट अब अपना मेन काम चालू होता है, इसको बोलते हैं हम एफ पी। एफ पी होता है जो कि होता है प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, और यहाँ पर जो होता है आपका एफ एस, इसको बोल सकते हैं हम सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। तो इन शॉर्ट एफ पी और एफ एस, ये दो चीज यहाँ पर हमारे पास होगी जिसको हमें न्यूमेरिकल में कंसीडर करना है। कौन कौन से कंसीडरेशन, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। सो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये होता है, सर प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स का रीजन क्या होता है। तो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स का रीजन ये होता है कि जब आपकी क्रेन रोटेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके कारण क्या होता है, पिस्टन आपका टू एंड फ्रो मोशन करता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की पोजीशन मिलती है। ठीक है, तो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की अगर बात करें एफ पी, तो इट इज द बिकॉज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द पिस्टन। मतलब पिस्टन में जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, इसके कारण एक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, डेवलप होता है। इसके कारण हमें प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स मिलता है। और जो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा को हम कंसिडर करते हैं प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स से, और इसकी जो वैल्यू होती है कॉस की, वो 0 एंगल और 180 डिग्री एंगल, कौन कौन से एंगल, 0 एंगल और 180 एंगल, दोनों के केस में क्या होते हैं, ये एंगल, इस एंगल पर कॉस मतलब प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, हमकी मैक्सिमम होती है। सो वी विल से टू 2 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू फॉर प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम अनबैलेंस फोर्स, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री पर हमें क्या होती है, मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। तो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स किसके कारण होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पिस्टन। अब हम स्टूडेंट्स बात करें सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। तो स्टूडेंट सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स में आपको ये इक्वेशन देख रही है, एन इंटू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 2 थीटा अपॉन एन। तो ये जो एन होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है आपका ऑब्लिगेटी रेशियो। तो ऑब्लिगेटी रेशियो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, एन इक्वल्स टू एल अपॉन आर, वेयर एल इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड और आर होता है रेडियस ऑफ क्रेन। तो इस बेस पर जो इक्वेशन होती है, इसके कारण जो अनबैलेंसिंग क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। तो सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स के लिए जो इक्वेशन होती है स्टूडेंट, वो क्या होती है, एफ एस इक्वल्स टू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस 2 थीटा अपॉन एन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एन होता है आपका ऑब्लिगेटी रेशियो। तो इस दौरान जो सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होगी 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे और लास्ट 360 डिग्री पर। मतलब यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, 4 एंगल पर हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। तो आप ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स मैक्सिमम होती है, और प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो 2 टाइम्स मैक्सिमम होती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसका हमें आगे यूज करना है। तो जब हम प्राइमरी और सेकंड अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करेंगे
तब उस दौरान हमें इन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट क्या था कि क्रेंक है वो आपका रोटेट करता है, क्रेंक रोटेट करने के साथ इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होने के कारण इसमें एक्सेलरेशन होता है पिस्टन का, जो कि हमने बताया था। अब उस एक्सेलरेशन के दौरान हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि इक्वेशन में दो पार्ट है, इसमें एक प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। लेकिन वो प्राइमरी और सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स किसके कारण होता है? इट टोटली बेस्ड ऑन योर इनर्शिया इफेक्ट या इनर्शिया फोर्स। तो उसके दौरान हमने इक्वेशन लिखी थी और उसमें आपको एफ एस मिला, एफ पी मिला था और दूसरा मिला था आपका एफ एस। एफ पी मीन्स प्राइमरी फोर्स और एफ एस मीन्स सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। ठीक है,